हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में आई अंडररेटेड पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवी आफ्टर द एंड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं रॉन हैंक्स। ये मूवी बनी थी 2017 में और रिलीज हुई जाकर 4 साल बाद 2021 में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है एक ऐसे टाइम में जब एक इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर इंसान मर चुके हैं। एक प्लेग फैला जिसने ऑलमोस्ट सारे इंसानों को साफ कर दिया। अब चारों तरफ एकदम शांति है, ना किसी गाड़ी की आवाज, ना कोई पॉल्यूशन, ना कोई फोन, ना बिजली, सब कुछ खत्म हो चुका है। धरती एकदम क्लीन हो चुकी है। नेचर ने फिर से टेक ओवर कर लिया है, जिस वजह से सभी जानवर आजादी से रह पा रहे हैं। जानवरों पर उस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। अब सिर्फ थोड़े बहुत इंसान जिंदा बचे हैं जो जिंदा रह पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज तो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब जो सर्वाइवल जानता है वो ही सर्वाइव कर पा रहा है। जैसे कि 17 साल का लड़का एडी। प्लेग से पहले ये अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन इसकी माँ भी इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी। इसके सर्वाइवल का श्रेय जाता है इसके अंकल इजी को, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे और वो इसे सर्वाइवल वाली किताबें भेजते थे, जिनकी वजह से ये सर्वाइवल के बारे में बेहतर जान पाया। यानी कि एक तरह से इस दिन के लिए ये पहले से तैयार था। घर इसका एकदम खंडर हो चुका है, लेकिन ये घर में नहीं रहता, बल्कि घर के बाहर इसने एक बंकर बना रखा है जिसमें थोड़ी बहुत सप्लाईज भी हैं, जो कि हमेशा तो नहीं चलने वाली। इसलिए ये डेली अपनी साइकिल लेकर आसपास के इलाके में जाता है सप्लाईज की खोज में। सप्लाईज यानी कि खाना, दवाई, बैटरी वगैरह जो भी मिल जाए। और इस खोज के बीच घरों के अंदर लाशें मिलना आम बात है। पर दिक्कत यह है कि आसपास का सारा इलाका ये छान चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। इस पूरे इलाके में ये अकेला रहता है। अब अगर और सप्लाईज चाहिए तो इसे और दूर जाना होगा, जिसमें आने जाने में ही कई दिनों का टाइम जाएगा। ऊपर से क्या पता इसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए तो वो इसे अपनी सप्लाईज क्यों ले जाने देगा। आप सोच रहे होंगे कि किसी और इंसान का मिलना तो अच्छी बात है ना, वीरान दुनिया में एक साथी मिल जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये बस कहने की बात है। अपोकलिप्स का सबसे पहला रूल यही है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ना कोई वायरस, ना ही ज़ॉम्बी, ना ही नेचर। सबसे पहला है इंसान, बाकी सब उसके बाद। ऐसे टाइम में सर्वाइवल मेन होता है। जब खाना ही नहीं बचा तो क्या पता कोई इसे ही मार कर खा जाए, इसलिए तो ये ज्यादा दूर नहीं जाता। पर यह भी सच है कि जिंदा तो ये रह लेगा, लेकिन एक चीज शायद इसे खा जाए, वो है अकेलापन। बेसिकली ऐसे हालातों के लिए ये पहले से तैयार था, लेकिन जिस चीज के लिए ये तैयार नहीं था वो है अकेलापन। बचपन से अपनी माँ के साथ रहा और अब मीलों तक आसपास कोई भी नहीं। बचपन से जिन नॉइसेस का ये आदी था वो अब सुनाई नहीं देती। एक अलग ही दुनिया में इसे जीना पड़ रहा है और एज भी इतनी नहीं कि खुद को समझा पाए। तो एक ना एक दिन ये अकेलापन अटैक जरूर करेगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? सोशल मीडिया चलाते हो? चलो सबसे इजी है कि गाने सुन लिए, ये वो भी नहीं कर सकता। किताबें जो इसके पास हैं वो ये ऑलरेडी कई बार पढ़ चुका है। तो टाइम काटने के लिए ये करता है थोड़ी बहुत गार्डनिंग। बड़ी मुश्किलों के बाद एक दो सब्जियां ये उगा पाया है और उसकी खुशी ये किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। अपना खाना इसने खुद उगा लिया। तो कुल मिलाकर इस अपोकलिप्टिक दुनिया में भी इसकी लाइफ तो ठीक ही चल रही है, लेकिन कब तक? एक रात जब वो आसमान के नीचे लेटा हुआ चांद को देख रहा था, तभी पास से कई सारे कोयोटीज की आवाजें आने लगी। तो डर के मारे वो बंकर के अंदर चला गया। अभी तो जानवर ही हैं, जब इंसान आएंगे तो क्या होगा। फिर अगली सुबह सप्लाईज के लिए और दूर गया तो एक घर के ऊपर उसे मिला एक सोलर चार्जर। उस चार्जर को वो साथ ले आया और उससे अपने फोन को चार्ज करके फाइनली वो अपना फेवरेट गाना सुन पाया, काफी लंबे टाइम के बाद। तो जितना वाइब वो कर सकता था उसने किया। पुराने दिनों की बस यादें ही हैं, जिन्हें ट्रिगर कर पाना भी अब मुश्किल हो चुका है। इसके बाद कुछ पुरानी वीडियोस देखी अपनी मॉम वाली, जिन्हें देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। बहुत टाइम के बाद अपनी माँ को देख रहा था, उन्हें सुन भी रहा था, लेकिन अब वो इसके पास नहीं। अपने हाल को एक्सेप्ट करते हुए अगली सुबह वो गार्डन में पानी देने पहुंचा तो देखा कि जानवरों ने उसकी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी थी। इतना सब्र करने के बाद ये हो गया। ये देखकर वो निराश हो चुका था, फिर भी सोच रहा था कि कम से कम बीजों को जमा कर लूं, क्योंकि इस वक्त ये भी काफी कीमती हैं। लेकिन अब महीनों तक दोबारा ये तपस्या करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपने ही पैर पर चोट मार ली। अब इन्फेक्शन
इन्फेक्शन का खतरा था, इसलिए किताबों के जरिए उसने खुद एक पूरा प्रोसेस करके दवाई तैयार की और फिर उससे अपने घाव को ट्रीट किया। वो अपने अंकल और आंट की फोटो देखकर सोच रहा था कि शायद ये भी तो जिंदा होंगे। अपने अंकल के नक्शे कदम पर चलकर जब ये जिंदा रह सकता है तो इसके अंकल तो जिंदा होंगे ही। और ये जो अंकल आप देख रहे हो यह मूवी के डायरेक्टर रॉन हैंक्स। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इनके पास चला जाऊं। हालांकि ये बस एक ख्याल ही था। सुबह होते ही वो फिर से गार्डनिंग में लग गया, लेकिन आज हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। उसने एक दिन वेट किया, लेकिन अगले दिन भी यही हाल था। अब पानी आना भी बंद हो चुका है। थोड़ा पानी इसके पास स्टोर्ड है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ये सब हाल देखकर उसने सोचा कि अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं। उसने डिसाइड कर लिया कि अब तो अंकल के पास ही जाना होगा। उसने पूरा रूट तैयार किया, जिसके थ्रू ये 2 हफ्तों के अंदर अपने अंकल के पास पहुंच जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। आखिरी रात उसने बड़े भारी मन के साथ बिताई, क्योंकि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर अगली सुबह सारा सामान अपनी कार्ट पर लोड करके वो साइकिल लेकर निकल गया। सुबह से शाम तक आगे बढ़ता और रात में टेंट लगाकर आराम करता। खाने का थोड़ा बहुत सामान उसके पास था ही, बाकी अगर रास्ते में कोई बिल्डिंग मिल जाती तो थोड़ी बहुत सप्लाई का इंतजाम वहां से हो जाता। अभी तक सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन एक सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि हिरन उसका सारा पानी बर्बाद करके जा चुके थे, साथ में वो सोलर चार्जर भी। ये देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पूरी पिस्टल ऐसे ही खाली कर दी, जिसके बाद वो पछताया भी। अब उसे डर लग रहा था कि वो मर जाएगा, फिर भी आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही पहुंच गया एक रिवर तक। तो पानी का जुगाड़ तो फिर से हो गया। वहां से उसने कच्चा रास्ता ले लिया, लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वो अचानक ही एक गड्ढे में जा गिरा। उस गड्ढे को कवर किया हुआ था, यानी कि वो एक ट्रैप था, शायद किसी जानवर को फंसाने के लिए। होश आने पर वो सोच रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या। पानी फिर से वेस्ट हो गया। अब गड्ढे से बाहर वो नहीं निकल पाया, इसलिए आतिशबाजी करने लगा ताकि इन्हें देखकर कोई इसे बचाने आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। तब वो थक हार कर अपनी मॉम की वीडियो देखने लगा, जब तक फोन ऑफ नहीं हो गया। लेकिन इस बीच कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह किसी लड़की ने उसे आवाज दी तो उसने सीधा उठकर गोली चला दी। हालांकि लड़की बच गई। ये ट्रैप इसी लड़की ने लगाया था जानवरों के लिए, पर फंस गया एडी। अब वो बोल रही थी कि अपने हथियार मुझे दे दो तभी तुम्हारी मदद करूंगी। पहले तो एडी नहीं माना, लेकिन आखिर में उसे मानना पड़ा। दोनों गन्स उसने दे दी, लेकिन बिना गोलियों के। इतना पागल भी वो नहीं है, और उसका वो अब भी उसके पास है। लड़की ने बोला कि अपनी शर्ट ऊपर करो, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड होता है उसकी बॉडी पर निशान बन जाते हैं। एडी ने उसकी तसल्ली करवा दी, तो बदले में उसने भी सेम किया। इस लड़की का नाम है एवा। फिर उसने रस्सी फेंक कर एडी को बाहर निकाला, जिसके बाद वो गोलियां मांग रही थी, पर एडी ने नहीं दी। एवा ने बोला कि अगर सोते टाइम मैंने तुम्हें मार दिया तो तब तो गोलियां मेरी हो जाएंगी। पर एडी भी स्मार्ट था। उसने बोला कि तब भी गोलियां तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें जमीन में दबा दिया, जबकि है वो इसके बैग में। ऐसे एक दूसरे पर भरोसा करके दोनों साथ बैठे। तब एवा ने बताया कि प्लेग से पहले वो अपने डैड के साथ थी, पर अब इसके डैड भी नहीं बचे। इतना बताकर वो सोने चली गई, लेकिन अगली सुबह उसने अचानक से एडी के गले पर चाकू रख दिया और बोली कि गोलियां कहां पर हैं। एडी को भी बताना पड़ा, तो उसका बैग और शॉटगन लेकर वो भाग गई। एडी हैरान था कि वो लुट गया, लेकिन जल्दी सारा माजरा उसे समझ आ गया जब कुछ शिकारियों की आवाज सुनी। 3 आदमी वहां पर आ चुके थे, तो उन्हीं की वजह से एवा भागी। एवा के पीछे पीछे एडी भी अपना बो लेकर भागा और जाकर घास के बीच में लेट गया। उन तीनों के पास हथियार थे और तीनों ही फ्रेंडली नहीं लग रहे। इनके नाम है फिश, जीक और इसाऊ। एवा तो पेड़ पर चढ़कर उन पर गन ताने हुए बैठी थी, पर वो भी उसी तरफ आने लगे। उन्हें पता करना था कि आखिर इस कैंप में था कौन और वो गया कहां। ऐसे तो एवा फंस जाती, इसलिए एडी ने उसकी हेल्प की। जल्दी से फूल पत्ती अपने ऊपर मलकर वो लेट गया, जिससे तीनों को ऐसा लगा कि इन्फेक्शन की वजह से वो मारा गया। अब कैंप का राज खुल चुका था, इसलिए वो कैंप पर वापस चले गए, पर थे वो सन की। शाम को वो कैच खेल रहे थे, लेकिन एक मशाड़ी के साथ। अंधेरा होते ही ये दोनों भी पीछे हट गए और ऐसे रात भर चलते रहे। यहाँ पर हमें पता चला कि एवा प्रेग्नेंट है। एडी उससे पूछता है कि बच्चे का बाप कहाँ पर है, तो वो बोलती है कि मर गया। इससे ज्यादा वो नहीं पूछता। रात भर चलकर दोनों एक खंडर में पहुंचे, जहाँ पर दोनों ने आराम किया। फिर सुबह को जब ये तीनों एडी का खाना ठूस रहे थे, उसी बीच एडी बाहर जाकर 2 साइकिल्स ले आया, जिससे सफर आसान हो जाएगा। अंकल के पास पहुंचने में इन्हें 1 हफ्ता लगेगा, पर एवा के मुताबिक वो एरिया सेफ नहीं। हालांकि एडी को अपने अंकल पे पूरा यकीन है। उसने एवा को क्लियर बोल दिया कि अगर तुम्हें साथ नहीं चलना तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे तो जाना होगा। और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था, इसलिए एवा भी उसके साथ चल दी। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एडी ने उसका पूरा साथ दिया। तरीका वही था, पूरा दिन सफर करते, फिर रात में कहीं पर रुककर रेस्ट करते और खाना खाते शिकार करके।
एडी के लिए तो सब कुछ अच्छा ही था क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहा। इस दुनिया में एक साथी की जरूरत थी, वो उसे मिल गया। असल में एडी को उससे प्यार होता जा रहा था, पर एवा सही टाइम पर उसे रियलिटी चेक दे देती। फिर भी सब कुछ हसीन था, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि वो तीनों अब भी इनके पीछे हैं। ये दोनों अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह एडी एवा का ख्याल रख रहा था उससे एवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन लिमिट में। एक सुबह एडी उठकर नहाने चला गया तो वहां पर उसे भारी सदमा लगा क्योंकि वहां पर उसका वेट कर रहा था फिश, वो भी फिशिंग करते हुए। वो बताता है कि हम एवा के पीछे हैं क्योंकि वो एसाउ के भाई को नींद में मारकर भाग गई थी और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी इन्हीं का है, तो ये उसे मारेंगे नहीं क्योंकि वो भी इनके लिए एक रिसोर्स है। तो अब हम समझे कि इन्होंने एवा को कैद करके रखा हुआ था और ये उसे अब्यूज करते थे, तो अब वो इनसे बचकर भाग रही है और ये उसी के पीछे हैं। हालांकि एडी से इन्हें कोई मतलब नहीं। फिश उसे बोलता है कि तू चुपचाप पीछे हट जा, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एवा को छोड़कर चला जा वरना हमें तेरी जान लेनी होगी क्योंकि इस खेल में कंपटीशन की कोई जगह नहीं। इतना सब होने के बाद भी एडी ना तो पीछे हटा और ना ही उसने एवा को कुछ बताया। वो उसे साथ लेकर आगे बढ़ता रहा और ऐसे फाइनली अपने अंकल के घर पहुंच गया, लेकिन अंकल घर पे थे ही नहीं। घर पहुंचकर एवा तो काफी खुश थी क्योंकि अब सोने के लिए सॉफ्ट बेड मिलेगा और खाने के लिए पिकल्स भी थे। जबकि एडी का मन काफी भारी था, उसके मन में एक डर था जो कि बाहर जाते ही सच हो गया क्योंकि बाहर उसके अंकल को दफना रखा था। इसकी आखिरी उम्मीद भी मिट गई। अंकल के भरोसे तो ये उन तीनों से पंगा ले रहा था, पर अब क्या करेगा, वो तीनों आते ही होंगे। वापस जाकर उसने एवा से सवाल पूछे तो एवा ने भी सब कुछ बता दिया। एसाउ का भाई जब इसे असॉल्ट कर रहा था तब ये उसे मारकर भागी थी। वो तीनों इसके पीछे भी आए, लेकिन इसने एक बार भी एडी से सच नहीं बोला। ये बात उसे चुभ रही है। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिस वजह से एडी तो वहां से निकल गया। एवा के सोने के बाद वो वापस आया और अपना बो लेकर चल दिया। बाहर जाकर वो बैठा ही था कि तभी फिश और ज़ीक उसके सामने आ गए। उन्होंने गन तानी तो एडी ने भी तान दी, पर वो बोल रहे थे कि एवा को हम सब शेयर कर लेंगे क्योंकि यही इस दुनिया का नया रूल है। लेकिन एडी को ये मंजूर नहीं। हवा में गोली चलाकर वो भागा ताकि एवा जाग जाए और वो जाग भी गई। और ज़ीक ने एडी को पकड़ लिया। वो उसे जान से मारने वाला था, तभी किसी ने आकर उल्टा उसे जान से मार डाला। वो थी एडी की आंट ब्रिजेट। अब आप समझे कि अंकल को किसने दफनाया। उधर एवा को एसाउ ने पकड़ लिया था और इधर इनके पास पहुंच गया फिश, लेकिन ब्रिजेट के लगाए कांटे में फंस कर वो भी मारा गया। अब इन्हें एवा के पास जाना था, पर तभी एसाउ ने गोली चला दी जो लगी सीधा ब्रिजेट के शोल्डर में, लेकिन एडी को उसने भगा दिया। भागते हुए एडी को एवा भी मिल गई, लेकिन एसाउ उसके पीछे ही था, इसलिए एडी को छुपना पड़ा। पर इसका फायदा उठाकर एसाउ एवा के पेट में लाते मार रहा था। तब एडी ने उसका ध्यान बटाया और इसी बीच मौका देखकर एवा ने खुद उसे मार डाला, उसकी पीठ में तीर घुसाकर। फिर एडी ने उसे फ्री किया और इतने में ब्रिजेट भी उनके पास आ गई। इसके बाद शुरू हुई उनकी न्यू लाइफ। वहीं पर वो तीनों सेटल हो गए, सब्जी उगाते और एक फैमिली की तरह टाइम बिताते। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो इसकी स्टोरी काफी सिंपल थी, एक दो लाइंस में भी खत्म हो जाए, पर जो एक एक करके रिवील आए वो सही थे। जैसे पहले एडी अकेला था, उसे कोई साथी चाहिए था, फिर साथ ही उसे मिला भी, तो उसके बाद 3 गुंडे भी मिले। उनसे बचकर आगे बढ़ा तो पता चला कि गुंडे तो एवा के पीछे थे। एवा की बैक स्टोरी उन्हीं से कनेक्टेड थी। फिर भी प्लान के मुताबिक आगे बढ़कर अंकल के घर पहुंचा तो देखा कि अंकल तो बचे नहीं, सब कुछ बिखर गया। तो वो सब कुछ आकर संभाल लिया उसकी आंट ने। ये माइनर सी चीजें थी जिससे मूवी प्लेन होने से बची रही। बाकी अगर डायरेक्शन वाइज देखो या जो भी शॉट्स थे मूवी के अंदर वो काफी रिच थे। अगर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखो तो मूवी ग्रेट थी, लेकिन अगर एक मेन स्ट्रीम मूवी इसे बनाना हो तो ये नहीं चल पाएगी। इसमें और मैटर डालकर इसे थोड़ा डार्क बनाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली डायरेक्टर नहीं चाहते थे, जैसी चाहते थे बना दी। जबकि मूवी के अंदर की चीजें भी अगर ठीक से यूज करते तब भी काम बन जाता। जैसे कि क्लाइमैक्स एकदम से खत्म हो गया। पहले तो वो तीनों सबसे बड़ा खतरा थे, लेकिन चुटकी में मारे गए। बीच में जब फिश एडी से मिला था तब भी कुछ नहीं हुआ, तो स्टोरी के अंदर की सारी चीजें पूरी तरह वेस्ट की गई। स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको बताया था अपोकलिप्स या एडी के हालात के बारे में, वो सब भी मैंने खुद ही बनाया। तो पोटेंशियल इस मूवी ने काफी गवाया है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हो। और आई होप स्टीफन किंग वीक आपने एंजॉय किया होगा। इस साल कर्ड क्लासिक प्लेलिस्ट टॉप पर जाएगी, तो उन वीडियोस के लिए भी रेडी रहना। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मेरा पोटेंशियल वेस्ट करना बंद कर दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए वो आप बता सकते हो, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी वैसी वीडियो आ जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।